अमेज़ॉन मिनी टीवी पर एक बहुत प्यारी सी छोटी सी सीरीज आई है। हाफ सीए नाम ज़रूर है और कुछ जो कैरेक्टर्स हैं को पता नहीं उसे सीए क्यों बनना है और जज्बे, विश्वास, भरोसे, उम्मीद की कहानी है। कॉमर्स कम्युनिटी जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। शुरुआती सारी फिल्मों में आप लड़का बनी थी। मैंने एक ऐड की थी जिसमें मेरा मुंडन होना था। उसके बाद फिर कुछ महीनों तक मेरे बाल मतलब बॉय कट थे, तो मैंने वास्तुशास्त्रा का ऑडिशन दिया था। फिर उसके बाद एक के बाद एक फिर इंडस्ट्री ने बाल ही नहीं उगने दिए मेरे। तो सीक्रेट गेम्स आपको कैसे मिला? मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस में गया था, बाहर से अनुराग सर निकले, उन्हें याद था मैं, और उन्होंने कहा कि यार इसमें एक पार्ट है, करोगे क्या? वो स्क्रीन पे आते हैं, दुबई से आएंगे और आपका मर्डर हो जाएगा। प्रतीश, आज के सिनेरियो में आपको ये लगता है कि जिन्हें अंग्रेजी आती है उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है? आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये रियलाइज़ हो जाता है एक समय के बाद कि ज़रूरी तो है। आपने शाहरुख खान और करण जौहर के साथ भी काम किया। मैं उनको ऐसा कार्ड्स लिख के देती थी, हैंड रिटन, और वो बहुत खुशी से सबको दिखाते थे, अपने पास रखते थे। कोटा फैक्ट्री का एक सीन याद आ गया जिसमें आप मीना से बात कर रही होती हैं और वो मास्टरबेशन के बारे में आप बात कर रही होती हैं। बट आई थिंक वही खासियत है टीवीएफ और हमारे सारे शोज़ की कि हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। कुछ बताइए कोटा फैक्ट्री से जुड़ा। मैं भूल ही गई हूँ सब कोटा फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि सीए का सीए हो रहा है ना, तो मुझे याद ही नहीं कुछ। हेलो, हाय, नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप सिनेमा अड्डा। और मुझसे कहा गया है कि आज का अड्डा बहुत जल्दी में निपटाना है, तो मैं लंबा चौड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के लाई थी, तो वो मैं नहीं बताऊंगी। सिर्फ ये बताऊंगी कि अड्डा में आज कौन है। बहुत खास मेहमान है। अमेज़ॉन मिनी टीवी पर एक बहुत प्यारी सी छोटी सी, आई गेस 4 या 5 एपिसोड की सीरीज आई है, हाफ सीए नाम की। उसके एक्टर्स हैं हमारे साथ एहसास चन्ना, जिन्हें हमने बहुत छुटपन से काम करते देखा है, और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ, और उस सीरीज़ के सर्वेसर्वा यानी कि डायरेक्टर प्रतीश है हमारे साथ। सो वेलकम टू द ललन टॉप सिनेमा। तो पहले इस सीरीज़ पे ही बात करते हैं। मुझे बताइए क्या है ये सीरीज़, किस चीज़ के बारे में है, और अपने अपने किरदारों के बारे में बताइए थोड़ा थोड़ा जल्दी से। सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। सीरीज़ ये हर कॉमर्स और सीए एस्पिरेंट के बारे में है, और मैं कहूँगा कि सिर्फ कॉमर्स और सीए एस्पिरेंट के नहीं, हर उस स्टूडेंट और हर उस इंसान के बारे में है जिसको अपनी लाइफ में होप अभी भी ज़िंदा रखना है, जो नहीं खोना चाहता, और उनके भी बारे में है जो शायद कुछ चीज़ करते करते बीच में छोड़ दिए हैं और उन्हें बीच में एहसास होगा कि वो एहसास बोल दिया क्या मैंने? हाँ। तो उन्हें बीच में एहसास होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये सीरीज़ इस बारे में है। बाकी किरदारों के बारे में ये लोग बताएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि सिर्फ हाफ सीए नाम ज़रूर है और कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अकाउंट्स सीए का एग्ज़ाम है, पर दरअसल मैं जहाँ से देख रहा हूँ कि मुझे लगता है ये सीरीज़ जज्बे, विश्वास, भरोसे, उम्मीद की कहानी है, जिसमें कि हर इंसान जब तक ज़िंदा है उसको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, वरना हम लोग हार के कब के बैठ जाते। तो सिर्फ सीए अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर इंसान जो कुछ भी किसी भी फील्ड से आया वो महसूस करे कि वो कभी ना कभी, हो सकता है इस वक्त भी उस दौर में हो, जी रहा हो जिसमें ये कैरेक्टर्स हैं। या ओके, एहसास, आप अपने किरदार के बारे में बताइए। आर्ची ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो अब सीए परस्यू करने की कोशिश करेगी। तो इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। वो अभी फिगर आउट कर रही है कि उसको मतलब वो फिगर आउट कर चुकी है कि उसको सीए करना है, बट उसका पूरा जर्नी कि वो कैसे पहले उसको पता नहीं उसे सीए क्यों बनना है, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको इट बिकम्स हर पैशन एंड शी डजंट वांट टू गिव अप ऑन दैट। कोई नहीं, तो उसके बारे में है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ इट इज़ द बेस्ट कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड टिल नाउ। मेरे बहुत ही क्लोज है ये कैरेक्टर, और मुझे तो आर्ची से प्यार है। मतलब मुझे इतनी पसंद है ना आर्ची, और ये शी इज़ ऑल्सो लाइक जो मेरे डीप अंदर छुपा के रखा था इस मेरे एहसास के अंदर, वो आर्ची बाहर निकालती है। तो बहुत अच्छा लिखा है, शो भी बहुत अच्छा लिखा है। आई थिंक इट सेलिब्रेट्स हाफ सीएज। इसमें ये बताया है कि आप चाहे आपके पास सीए का स्टैम्प नहीं होता, उसको लेने के लिए बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, पर आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत, और चाहे आप हाफ सीए ही हो फिर भी आप कितना मैटर करते हो, उसके बारे में है। इट्स टू सेलिब्रेट हाफ सीएज
ऑब्वियसली सीए कम्युनिटी के बारे में है, बट आई थिंक ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप हाफ सीए हो भी तो भी आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू शुड सेलिब्रेट। बेसिकली एक स्टूडेंट की कहानी है, सीए स्टूडेंट की कहानी। तो ये आपसे मेरा सवाल प्रतीश, अभी कुछ दिनों पहले कोटा फैक्ट्री आई, अभी संदीप भैया आई, यूट्यूब पे रिलीज़ हुई, तो इतनी सारी स्टूडेंट स्ट्रगल पे सीरीज़ बन रही है, उससे ये हाफ सी अलग क्यों है? हम क्यों देखें हाफ सी? आप इसलिए देखें क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमर्स और जो अकाउंट्स की जो जनता होती है उसे हमेशा ही ऐसा आका गया है कि कॉमर्स है तो आसान होगा, कुछ नहीं था तो कॉमर्स ले लिया गया। ये वाला वहम बहुत है अभी भी मार्केट में, तो हम इसे ब्रेक करना चाहते थे। तो जब इस सीरीज़ का आइडिया अर्नाब सर को आया था और उसके पीछे का उनका मकसद भी यही था कि जिस कम्युनिटी को हमेशा ये कहा गया है कि अरे बहुत आसान है या आसानी से हो जाता है, और सीए वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज ऑफ द कंट्री, तो उसे बताना कि आप जिस चीज़ को जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग हुआ या फिर आईएएस हुआ, इसका अभी भी बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे यहाँ पे, जो देखा भी जा सकता है, लेकिन एज अ सीए आप देखेंगे तो बहुत ही कॉमन टर्म पे उन्हें रखा जाता है, ना उसे सेलिब्रेट भी ऐसा नहीं किया जाता है, बस सीए साहब ने टैक्स भर दिया हो गया, वो वाला ही चलता है हमारे यहाँ। तो हम उसे ब्रेक करना चाहते थे, और आप इसे इसलिए देखें क्योंकि आपको ब्रेक होता हुआ भी दिखेगा और आपको पता भी पड़ेगा कि एज अ सीए और कॉमर्स कम्युनिटी जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपकी जर्नी पे बात करते हैं। और आपने चाइल्ड आर्टिस्ट, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की। पहला जो ब्रेक किया वो शायद एड फिल्म्स की थी आपने, किसी कोल्ड कफ की, है ना? हाउ नाइस, यस। उसके बाद आपको आपने 5 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी वास्तुशास्त्र, Yes. राम गोपाल वर्मा के Right. साथ। शुरुआती सारी फिल्मों में आप लड़का बनी थी, क्यों? मतलब कैसे हुआ ये? मैंने जब पहला ऑडिशन एक्चुअली वास्तुशास्त्रा से ही मेरी शुरुआत हुई थी। उसके पहले जब मैंने एक ऐड की थी जिसमें मेरा मुंडन होना था, तो उस ऐड में मैं पूरी टकली हो गई थी और मैं 3 साल की थी, तो माय मदर रियली डिडंट माइंड मी गेटिंग बॉल्ड। तो उसके बाद फिर कुछ महीनों तक मेरे बाल मतलब बॉय कट थे, तो मैंने वास्तुशास्त्रा का ऑडिशन दिया था एंड दे रियली लाइक्ड माय ऑडिशन बट दे वांटेड अ बॉय फॉर द पार्ट। तो उसके लिए जो डायरेक्टर थे सौरभ, ही इज़ अनफॉर्चुनेटली नो मोर, ही अप्रोच्ड माय मॉम और उन्होंने कहा था कि ऐसे कैरेक्टर है बट लड़की का रोल है, क्या आर यू ओके विथ डूइंग इट? और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। मैं एक वो मैं बच्चा थी जो पूरा टाइम नौटंकी करती रहती थी। मुझे 3 साल की उम्र में सारे गब्बर सिंह के डायलॉग्स बाय हार्ट थे। कभी भी कोई भी टीवी पे कुछ भी आता था तो मैं उसके साथ एक्ट करती थी। तो माई मॉम न्यू कि दिस इज समथिंग दैट आई रियली एन्जॉय। तो बस उससे फिर वो फिल्म चली और फिर उसके बाद एक के बाद एक फिर इंडस्ट्री ने बाल ही नहीं उगने दिए मेरे 7 साल की उम्र तक। तो फिर देन हार्ड स्टॉप आया मम्मी का और उन्होंने कहा कि अब बस लाइक नाउ 7 साल की उम्र लड़की के रोल करो। अब बस अब नहीं। बहुत हुआ अच्छा, सिमरन। अच्छा, एक चाइल्ड आर्टिस्ट की दुनिया कैसी होती है? उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसे सेट पे कैसे ट्रीट किया जाता है? या आपके साथ सेट पे कौन जाया करता था जिस समय आप वो सारी फिल्में करती थी? मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगी कि मेरा बचपन, आई थिंक आई एम वेरी लकी जो मेरा बचपन था मुझे वो मिला, क्योंकि मुझे बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिले। मम्मी आती थी मोस्टली मेरे साथ सेट पर बिकॉज ऑल्सो शी वॉज वर्किंग, तो मेरी बहन होती थी या एक मेरी फुल टाइम नैनी होती थी, तो वो रहती थी ऑन सेट। और बहुत पैम्पर किया जाता है यार बच्चे, मतलब चाइल्ड एक्टर्स को। मैं आज भी देखती हूँ चाइल्ड एक्टर्स को, तो मैं दे आर सो पैम्पर्ड ऑन सेट। मेरे लिए तो मैं आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग अ फिल्म जो रिलीज़ नहीं हुई है, उस सेट पे मेरे लिए मेरे सेट पहुंचने से पहले, मेरे मेकअप रूम पहुंचने से पहले मेरा एक सबवे सैंडविच और एक फ्रूटी रेडी रहता था। मतलब इतना पैम्पर किया जाता था। स्टडी ब्रेक्स मिलते थे, प्ले ब्रेक्स मिलते थे, सब कुछ अकॉर्डिंग टू मी होता था। इसलिए शायद मैं ना बहुत ही पैम्पर्ड इसमें एक्चुअली जब आप बच्चे होते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, दे डिसाइड कि कब एक्शन होगा और कब शॉट होगा। शेड्यूल वो होता है, उनका मूड डिसाइड करता है। आपने शाहरुख खान और करण जौहर के साथ भी काम किया, कुछ याद है उस टाइम का? उन लोगों से क्या सीखा? उनके वर्क कल्चर से कुछ सीखा? ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एज अ चाइल्ड एक्टर ग्रो हुई हूँ, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ एक्चुअली मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, इतना कुछ सीखने को मिला है।
तो यस मेरे ज़्यादातर सीन्स शाहरुख खान के साथ थे और वो बहुत ही ज़्यादा, जितना मुझे याद है, मैं एक्चुअली 7 साल की थी तो मुझे इतना याद भी नहीं है, बट आई रिमेंबर ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग ऑन सेट और देयर वॉज नेवर अ डल मोमेंट विथ हिम अराउंड एंड मैं उनको ऐसा कार्ड्स लिख के देती थी हैंड रिटन और वो बहुत खुशी से सबको दिखाते थे, अपने पास रखते थे, मुझे बहुत पैम्पर करते थे। और एक सीन था जहाँ पर कोई एक फुटबॉल का सीन था, वो सीन करने के बाद मेरे लिए तालियां भी बजी थी सेट पर। तो ये सारी चीज़ें मुझे, ये मेन यादें हैं मेरे पास, तो ब्रिलियंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ज्ञानेंद्र, हमारे पास समय का बहुत अभाव है, हमसे फिर कहा गया है कि जल्दी जल्दी चीज़ें निपटानी है। तो सीक्रेट गेम्स आपको कैसे मिला, कहाँ से लैंड हुआ आपके पास? मेघना, सीक्रेट गेम में मेरा बहुत छोटा सा पार्ट था। सो मैं मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस में गया था ये पूछने के लिए कि मेरे लिए कुछ है क्या। बाहर से अनुराग सर निकले तो उन्होंने, अनुराग कश्यप की अच्छी बात यह है कि वो एक्टर्स को पता नहीं कैसे पहचान लेते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि कैसा तू, उससे पहले मैंने उनके साथ एक ऐड किया था, आई डोंट नो ब्रांड का नाम ले सकते हैं कि नहीं, तो वो एक इंटरेक्शन हुआ था, पर उसको 2-3 साल हो चुके थे, तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि अनुराग कश्यप मुझे याद रखेंगे, पर उन्हें याद था मैं, और उन्होंने कहा कि कैसा तू, मैं कहा ठीक है, वो कर रहा हूँ, सीक्रेट गेम कर रहा हूँ, और ये बोल के कुछ ऐसे बात हुई और उसके बाद उनका कोई साथ में था, वो लेके चला गया। फिर जो असिस्टेंट थे उनने बोला यार इसमें एक पार्ट है, करोगे क्या? हाँ, तो मैंने कहा कि क्या पार्ट है? देन ही टोल्ड मी कि आप स्क्रीन पे आते हैं, दुबई से आएंगे और आपका मर्डर हो जाएगा। तो मैं इतना ही था, मेरा 1 घंटे का कुछ शूट था, पर हाँ क्रेडिट्स में आता है मैं सीक्रेट गेम का हिस्सा हूँ, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। प्रतीश, अभी आपकी कुछ दिन पहले सीरीज़ आई अंग्रेज़ी मत झाड़, है ना? तो उसमें अंग्रेज़ी को लेके बहुत सारी बातें हुई। आज के सिनेरियो में आपको ये लगता है कि जिन्हें अंग्रेज़ी आती है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है? हाँ, ये तो कल्चर ही है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ चलती आई है। वो हम वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कि बड़े शहर में देखा जाए तो खासकर ये चीज़ें होती हैं, और छोटे शहर के लड़के हैं, क्योंकि हमने तो ये देखा है काफ़ी कि आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये रियलाइज़ हो जाता है एक समय के बाद कि ज़रूरी तो है। कुछ दिन पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे हमारे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, एक प्रोग्राम होता है उसमें, तो उन्होंने बताया था कि फिल्मों के सेट पे जो उन्हें स्क्रिप्ट्स मिलती हैं वो हिंदी में होती हैं और इंग्लिश में होती हैं, हिंदी में इंग्लिश में होती हैं। सेट्स पे सब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिल्म हिंदी में शूट हो रही होती है। ऐसा क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा कुछ होता है? मैंने देखा है, वो इंटरव्यू भी देखा था मैंने, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि हमारे आसपास सब कुछ जो हम शूट कर रहे हैं वो हिंदी का है, लेकिन हम सेट पे बात इंग्लिश में करते हैं, हमारी टेक्निकल लैंग्वेजेस इंग्लिश में होती है। इवन कितनी बार आप देखेंगे तो स्क्रिप्ट में जो एक्शन लाइंस रहती है वो इंग्लिश में लिखी होती है, और वो इतनी लंबी लिखी होती है शायद उसका हिंदी में मतलब 1 लाइन का होता है। तो वो बिल्कुल सही कहा था नवाज जी ने। तो डिजिटल फील्ड में भी ऐसा क्या होता है? मुझे लगता है कि फिल्म और डिजिटल में इतना कोई अंतर है नहीं, देखा जाए इन टर्म्स ऑफ शूटिंग एंड एवरीथिंग। उसका स्केल थोड़ा बड़ा रहता होगा फिल्म का अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन सेम चीज़ डिजिटल में भी होती है। और इवन मैं डिजिटल भी नहीं कहूँगा, सेम चीज़ मुझे लगता है हर आउटसाइड वर्ल्ड में भी होती है। आप अगर देखेंगे जो आपके फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड है कॉर्पोरेट में, वहाँ एक कल्चर बना हुआ है जो शायद अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है, और वो वैसा ही चलता आ रहा है। उसकी एक वजह है मेघना, बिकॉज अभी जो एक वर्क स्पेस में जो जिस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं वो मिक्सड हैं। कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल लखनऊ, भोपाल, इंदौर से उठ के आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि नारसी मुंजी से पढ़े हुए हैं, मुंबई से, वो भी वहीं काम कर रहे हैं। तो ये भाषा की लड़ाई नहीं है, जस्ट दैट कि जो नई जनरेशन है उसकी भाषा ही वो है। हाँ, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर आपको समझ में आ जाता है कि कोई हिंदी में किसी के अंग्रेज़ी में हाथ टाइट है, तो फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि उससे आप हिंदी में बात करें, क्योंकि आपको हिंदी आती है। बस इतना करना है, नहीं तो सामने वाला असहज हाँ, तो आप अंग्रेज़ी या फिर किसी भी भाषा को किसी एडवांटेज ना देना है, मतलब वैसा है मुझे जहाँ तक लगता है कि क्योंकि इंडिया में भी है कि हम इतने अलग अलग कल्चर्स हैं कि हर किसी को हिंदी आती भी नहीं है, पर तो उसके बावजूद भी वो जब तक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज मीडियम है तब तक अच्छी बात है। असहज शब्द से मुझे कोटा फैक्ट्री का एक सीन याद आ गया जिसमें आप मीना से बात कर रही होती हैं और वो मास्टरबेशन के बारे में आप बात कर रही होती हैं।
मतलब ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में बोलते समय बहुत लोग असहज हो जाते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी इस पे बात नहीं करते, हम दोस्तों से भी इस पे बात नहीं करते। उस सीन के बारे में बताइए, आप कैसे इतनी मज़े लेके और इतनी सहजता से उस सीन को आपने किया, और मतलब हमें कहीं से फील नहीं हुआ कि क्या बात हो रही है, हम कंफर्टेबल हो गए, आपने हमें कंफर्टेबल कर दिया उस चीज़ को लेके। कैसे, वो क्या हुआ था उस समय? मैंने नहीं किया, वो राइटर, सारा क्रेडिट उसका राइटर और डायरेक्टर को जाता है। मुझे जैसा बोला गया मैंने वैसे ही, मुझे जैसी इंस्ट्रक्शन मिली मैंने वैसे किया। बट आई थिंक वही खासियत है TVF और हमारे सारे शोज़ की, कि हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मास्टरबेशन हो गया, और उसमें उसी कॉन्वर्सेशन में मैं पीरियड्स के बारे में भी बात कर रही हूँ, और वेरियस टॉपिक्स जैसे इंग्लिश फॉर एग्जांपल, अंग्रेज़ी मझाड़ में हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हम डेली लाइफ में हम हमेशा फेस करते हैं, पर हम उसके बारे में कंटेंट वाइज नहीं देख पाते हैं ज़्यादा। तो आई थिंक वो TVF की खासियत है कि हम उन टॉपिक्स को लेके उनके बारे में एक फुल फ्लेज वेब सीरीज़ बनाते हैं, एंड देन पीपल वॉच इट एंड रियली लाइक इट। तो आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट राइटर्स, हमारे क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और जो सोचते हैं, जो इस चीज़ के बारे में इस चीज़ को पुश करते हैं, जैसे अरुणाब सर, उनको देना चाहिए क्रेडिट। कुछ बताइए कोटा फैक्ट्री से जुड़ा कोई किस्सा जो याद हो, छोटा सा, थोड़ा मज़ेदार। मैं भूल ही गई हूँ सब कोटा फैक्ट्री के बारे में, क्योंकि CA का CA ही हो रहा है ना, तो मुझे याद ही नहीं कुछ। पर नहीं, एक्चुअली अगेन इट्स अ ब्रिलियंट सेट। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं सेट पे, और मुझे बहुत एक अलग किरदार प्ले करने का मौका मिला है। मुझे लगता है शिवांगी बहुत ही ज़्यादा कूल है, और मैं दूर दूर तक शिवांगी नहीं हूँ। मैं वो मेरी ड्रीम है, मैं चाहती हूँ मैं वैसी बनूँ, मुझे हर लड़की वैसी बननी चाहिए। तो और ऑल्सो इट हैज़, आई थिंक whoever has been a part of that show, उन सबका लाइफ चेंज हो गया है। तो it's a great opportunity that we all have gotten। बहुत बढ़िया। 2021 में आपकी एक फिल्म आई थी 12x12। जी। उसमें आप फोटोग्राफर बने थे, जो मणिकर्णिका घाट पे जो मरे हुए लोग हैं उनकी तस्वीरें लेते हैं। जी। वो फिल्म कैसे मिली, और क्या उस फिल्म को, उस सीन को उसमें कोई शूट करते हुए आप इमोशनल हो गए थे? क्योंकि मैंने जो देखा उसमें बहुत इमोशनल सा लगा मुझे, वो पता नहीं क्यों। जी, इमोशनल। सो 12x12 बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। आई नो वी आर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट हाफ CA, बट सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन, मिली तो फिल्म एक ऑडिशन के ज़रिए ही थी। एक शिवम करके डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बन रही है, आप करेंगे, ऑडिशन देंगे? मैंने कहा ऑडिशन तो मुझे सब चीज़ का देना है तो इसमें भी देंगे। फिर गौरव मदान जो उसके डायरेक्टर हैं, व्हेन आई स्पोक टू हिम, तो मुझे बेसिकली असल में समझ में आता है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जब मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट तब तक आपको मिली नहीं होती है, सीन 1-2 सीन मिले होते हैं ऑडिशन के लेवल पे, तो डायरेक्टर से बातचीत में आपको समझ में आता है कि आप सेफ हैंड में जा रहे हैं कि नहीं। तो उस तरह से फिल्म मिली। फिल्म इस बारे में है कि वो बेसिकली एक फ़ोटोग्राफर है जो कि मणिकर्णिका घाट पर आखिरी जो तस्वीर होती है वो खींचता है, और वो बात करती है माइग्रेशन के बारे में, मोटी कि माइग्रेट करना इस दुनिया से उस दुनिया में, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में, एक शहर से दूसरे शहर में इंसानों की ज़रूरत भी है, और ज़रूरी मतलब उसके बिना चलेगा नहीं। और ये कैरेक्टर फंसा हुआ है, वो चाहता है वहीं रहे, वही करे, जबकि उसके इर्द गिर्द मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, अब फोटोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, ये सब। सो दैट फिल्म टॉक्स अबाउट दैट डिलेमा। ओके। प्रतीश, आपने गुल्लक में छोटा सा काम किया है। TVF की दुनिया है मेघना, वो मतलब इधर हर सीरीज में छोटे मोटे किरदार और ये सब चलते रहते हैं। नहीं, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ, गुल्लक इतनी पसंद है मुझे कि मैं अभी तक शायद 2-3 बार पूरे सीजन देख चुकी हूँ। मुझे ये बताइए कि गुल्लक में जो अंदर इतना हैपनिंग माहौल था, क्या सेट पे भी वैसे ही होता था? होता है। मैं कहूँगा गुल्लक या फिर कोई और भी सेट का माहौल आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिखेगा। और हम कितनी बार हम ये बात भी करते हैं कि जिस तरीके से सेट रन होता है, जो आपके आसपास का माहौल रहता है शूट करते समय, मतलब हाफ CA की भी अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने टफ कंडीशंस हमेशा रहती है, आपको दिन में 12 घंटे शूट करना ही होता है, भरी गर्मी में हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन सेट का माहौल भी एज अ डायरेक्टर, एक्टर, सिनेमेटोग्राफर, पूरी टीम को उसका फ़र्क पड़ता है, और वो पूरा वाइब जो क्रिएट होता है मुझे लगता है वही स्क्रीन पे दिखता है, और उसी से जो है वो शो भी बेटर बनता है और दिखाई देता है उस चीज़ के लिए। तो आप एक्टिंग से डायरेक्शन में?
नहीं, मैं तो हमेशा से हर चीज़ में रहा, मतलब मेरा कभी भी ये फोकस नहीं रहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ करूं। और मुझे लगता भी ये डिजिटल इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ती है, तो मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन था, तो मेरे अंदर एड्रेनल रश जो है वो यही था कि मैं हर चीज़ करना चाहता था। तो मैं क्रिकेट में भी ऑलराउंडर था, मैं नेशनल्स खेला अपनी स्टेट वगैरह सबके लिए। तो वही एटीट्यूड लेके मैं इस इंडस्ट्री में भी आया था कि सब करना है। आई स्टार्टेड एज अ राइटर फॉर फादर्स, देन एक्टिंग तो करते ही थे जहाँ भी मौका मिलता था, और फिर डायरेक्शन भी। ओके, लास्ट हाँ। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, वहाँ से टाइम आ गया है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं सिर्फ एहसास से करना चाहती हूँ। एहसास, ये बताइए, शाहरुख या करण से कभी दोबारा कांटेक्ट किया कि काम मिले और कोई फिल्म मिले? ये सबका सपना होता है ना, बड़े डायरेक्टर और एक्टर्स के साथ काम करने का। एब्सोल्युटली। मुझे काफ़ी मौका मिला धर्मा में ऑडिशन देने का, और एक प्रोजेक्ट भी था जो मैं करने वाली थी, बट फॉर सम रीज़न वो वर्कआउट नहीं हुआ। बट डायरेक्टली करण सर और शाहरुख सर से कभी मुझे बात करने का या मिलने का कभी मौका नहीं मिला। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो आई हैं, मौके बहुत आए हैं। मतलब रेड चिलीज़ में भी मैंने कई बार ऑडिशन दिया है, और धर्मा में भी ऑडिशन दिया है, मीटिंग्स की है। तो होपफुली समथिंग वर्क्स आउट, मैं तो चाहती हूँ। आई थिंक हर एक्टर का ये सपना है कि वो धर्मा का कोई प्रोजेक्ट करे, रेड चिलीज़ का या कोई प्रोजेक्ट करे। तो बस लेट्स होप समथिंग वर्क्स आउट। बस हम भी यही दुआ करेंगे कि जल्दी बढ़िया बढ़िया सबको काम मिले। और आपको हाफ सीए देखनी है, अमेजॉन मिनी टीवी पर जाके फ्री है, वहाँ जाके देखिए और हमें बताइए। ये भी बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।